स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी शरसना 2025 में खिलजी वंश और तुगलक वंश को कंप्लीट करने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं आ पाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि टाइम का अभाव है मेरे पास। लेकिन आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ डेली मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, रोज़ रात 8 बजे। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जुड़ करके आप लोग सेट लगा सकते हैं। अभी हिस्ट्री में मिडिएवल ही चल रहा है, बाकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। वही ज्योग्राफी भी हमने स्टार्ट कर रखा है, झील नदियाँ यह सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज जलप्रपात हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद खनिज लवण, लौह अयस्क ये सब को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश से इसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का ही रहा, मात्र 30 वर्ष का ही। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, शासनकाल तुगलक वंश का रहा, 1320 से लेकर के 1414। हालांकि हमने पहले भी बताया था। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा किया गया था। रक्त और लौ की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यही थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, रक्त व लौ की नीति लाया किसने था? बलबन ने। समाप्त किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। नेक्स्ट है 1296 में कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि इसका भतीजा या फिर दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसब था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो यह करवाया था बलबन के लाल महल में। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया है? तो बलबन ने करवाया है। इसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। यह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, इसे ध्यान रखिएगा, लेकिन स्थापना नहीं किया था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायकर्ण पर किया था, जो कि गुजरात का शासक था। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण गुजरात पे किया था। शासक कौन था? रायकर्ण। ठीक है जी। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर था, जिसे गुजरात विजय के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी मलिक काफूर किसके द्वारा खरीदा गया था? नुसरत खां के द्वारा। कहाँ खरीदा गया था? गुजरात विजय के दौरान। ठीक है, जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किए थे, यह मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यहाँ पे 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, माफ करिएगा, 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था जी? तो 1303 ईस्वी में किया था। इस समय शासक कौन थे? राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, राणा महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, तो याद रखिएगा राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां के शासक राणा रतन सिंह थे। पत्नी का नाम पद्मावती था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? अभी हमने बताया भी, मलिक काफूर था। तेलंगाना, जो कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। भी आई है। वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव द्वितीय। इन्होंने ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। बिल्कुल आराम से चलेंगे, आप लोग बस ध्यान से सुना करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी पर। मलिक काफूर के द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया? तो सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया गया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। देखिए यहाँ पे तो इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। दक्षिण भारत का जो भी अभियान हुआ मलिक काफूर के नेतृत्व में ही हुआ, तो इसे याद कर लेते हैं। वहाँ के शासक कौन थे और कब यह अभियान किया गया? ठीक है जी। चलिए देवगिरी पर 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था।
देवगिरी पे 1307 ईस्वी में आगमन किया था। उस समय वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव और रामचंद्र देव में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा। देखिए, देव कौन है तो राम है, देव कौन है तो राम है। मैं इस तरह से याद रखी हूँ, आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। और अभियान का नेतृत्व मल्लिकाफुर नहीं किया था। और यह कब किया गया था? 1307 ईस्वी में। 1303 में कहाँ किया था? चित्तौड़ पे, राणा रतन सिंह। 1307 में देवगिरी। वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव। वारंगल पर आक्रमण 1309 ईस्वी में किया था। तीसरा हो जाता है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र के शासक कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय थे। और यह आक्रमण 1310 ईस्वी में किया गया था। और पांड्य पर आक्रमण 1311 में किया गया था। यहाँ के शासक थे वीर पांडे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट से। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। आक्रमण 1307। वारंगल प्रताप रुद्र देव। आक्रमण 1309। द्वार समुद्र वीर बल्लाल तृतीय। और 1310 में यह अभियान हुआ। पांड्य पे वीर पांडे शासक थे। और 1311 में इस पर आक्रमण किया गया। 1307, 1309, 1310 और 1311। इसे आप लोग याद रखिएगा। मैं भी याद करने की यहीं पे कोशिश कर रही हूँ। चलिए जी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? मैं भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, आप लोग चाहें तो ले लीजिए। चलिए, मेरा तो स्क्रीनशॉट हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट था और काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने बताया था इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त करके नगद वेतन देना प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। और अस्थायी सेना का भी इसने संगठन तैयार किया था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा की योजना चलाई गई। घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चराई कर तथा गृह कर जिसे घर चरी कर कहा जाता है, लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी, जो कि प्रथम सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी, नाम याद रखिएगा। घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाजा में किया गया। अलाई दरवाजा, जो कि कुतुब मीनार जो है उसी का गेट है। अलाई दरवाजा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो अलाउद्दीन का यह पुत्र था मुबारक खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी देखें, वरीद ए मंडी। वरीद ए मंडी के अधिकारी थे बाजार निरीक्षक। वरीद ए मंडी विभाग का अधिकारी बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। दीवान ए रियासत का बाजार नियंत्रक। और मनहे आन विभाग का अधिकारी गुप्तचर होता था। एक बार फिर से, बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, मनहयान गुप्तचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जैसा कि हमने बताया भी, पद्मावत की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया था। अब खिलजी वंश कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग तुगलक वंश में एंट्री कर चुके हैं। इसका जो कार्यकाल रहा था, शासनकाल रहा था 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है जी। क्वेश्चन पे 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन शासन जो बना था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से। ठीक है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? डाक व्यवस्था और नहरों का निर्माण प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। हालांकि इसका विस्तार किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, जो कि हम लोग आगे देखने वाले भी हैं। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। यहाँ पे दिया भी गया है। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुँचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हनूज दिल्ली दूर अस्त, हनूज
दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? सबसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ख भी इसे ही कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य यहाँ पे दिए गए, यहाँ से भी कन्फ्यूजन होता है, सजाने के लिए क्रम से दे दिया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में, सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी गलती थी, राजधानी को परिवर्तन किया था 1326-27 में। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही, अतः 1335 में दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाया। 1326-27 में राजधानी बनाया, फिर पुनः दिल्ली को 1335 ईस्वी में राजधानी बनाया, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोआब में कर वृद्धि। अब तो राजधानी चेंज किया ही, उसके बाद 1327-28 में दोआब पर कर वृद्धि कर दिया। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो 1327-28 में दोआब में कर वृद्धि कर दिया। यह योजना भी असफल रहा, क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। उस समय काफ़ी अकाल पड़ गया था, तो यह भी योजना इसका असफल रहा था। पहला राजधानी परिवर्तन 1326-27, दोआब में कर वृद्धि 1327-28। अब आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रहे। नियंत्रण नहीं रहा, सारे जो लोहार थे तांबे के सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिए, तो इस कारण से यह भी योजना असफल ही रहा। खुरासान का अभियान लास्ट में इसने 1337 ईस्वी में खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। जानते ही हैं, अग्रिम वेतन देने के बाद वही होता है। अब लास्ट में आता है कराचील अभियान। कराचील अभियान जो है 1337-38 ईस्वी में तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रहा। लेकिन हम लोग को क्या करना है? क्रम से याद रखना है। राजधानी परिवर्तन 1326-27, 1326 मान लीजिए, उसके बाद 1327 ईस्वी में, 1327-28 ईस्वी में दोआब पर कर वृद्धि, उसके बाद 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, फिर 1336 ईस्वी में खुरासान का अभियान किया था, और अंतिम 1337 ईस्वी में कराचील अभियान करवाया। इसे रट लीजिए। 1326 में राजधानी परिवर्तन, 1327 में दोआब में कर वृद्धि, 1330 में सांकेतिक मुद्रा, 1336 में खुरासान अभियान और 1337 में कराचील अभियान। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? अमीर ए कोही किससे संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित है। कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन क से कोही और क से कृषि, तो अमीर ए कोही का संबंध किससे है? मोहम्मद बिन तुगलक से है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। कब किया था? अभी हमने बताया 1330 ईस्वी में। 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब आया था जी? तो 1333 ईस्वी में आया था। कौन सी सदी में आया था? तो 14वीं सदी में आया था। 14वीं सदी में। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इसके पुस्तक का नाम है रेहला, और इसे दूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। इतना पॉइंट इससे याद रखिएगा। रेहला नामक पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता का है। इब्न बतूता का है। यह रहने वाला कहाँ का था? मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना कर दी। तुंगभद्रा नदी के किनारे राजधानी हम्पी को बनाया, जो कि हमें आगे देखने वाले हैं। 1327 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसे याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया। विजयनगर की स्थापना 1336, वही बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में 11 वर्ष के अंतराल में किया गया जी। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। होली के त्यौहार का सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के त्यौहार में भाग लेने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जिन प्रभा शूरी के साथ है। जिन प्रभा शूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध काफ़ी अच्छे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान के दौरान। कब हो गया था जी? 1351 ईस्वी में। सिंध अभियान के दौरान
1351 में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? अब ये जो फिरोज शाह तुगलक आ गया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अब इसका ही कार्यकाल हम लोग देखने वाले हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो लाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ थे, यह दिल्ली लाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। कहा जाता है कि इनके दरबार में 1,80,000 से ज़्यादा दास रहते थे, गुलाम रहते थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहला जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन 5 लोगों को इससे मुक्त रखा था, महिला, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और एक मैं भूल रही हूँ, और ब्राह्मण। तो सबसे पहले ब्राह्मण पर जजिया कर किसने आया था? फिरोज शाह तुगलक नहीं। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्व जो कि सिंचाई कर था या लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग जैसे कि दीवान ए बंदगान, ये दासों की देख रेख के लिए किया गया था। दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख के लिए है। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग से संबंधित है, पेंशन देने के लिए है। दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए है। इसे आप लोग याद रखिएगा, हालांकि मुझे यह याद है। दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवान इस्तेहाक पेंशन के लिए, और दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक उपनाम से जाना जाता है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में किसने? तैमूर ने आक्रमण किया था। उसमें शासक कौन था? बताएंगे, नासिरुद्दीन महमूद था। अब हम लोग सैयद वंश देखने वाले हैं। चलिए आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। सैयद वंश की स्थापना 1414 में किया गया था और यह 1451 तक चला था। और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1451 से लेकर 1526 तक। देखिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन चला था। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन हमने देखा। 1320 से लेकर 1414 तक हम लोग तुगलक वंश का शासक देखें। उसके बाद 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल देखेंगे। और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक हम लोग लोधी वंश का कार्यकाल शासनकाल देखने वाले हैं। तो चलिए सैयद वंश और लोधी वंश को कंप्लीट करते हैं। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज खां ने किस वंश की स्थापना की? तो खिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। दौलत खां को पराजित किया और खिज खां ने सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में कर दी। ठीक है जी। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सैयद वंश का शासक कौन था? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला पहला सैयद वंश का शासक खिज खां था। खिज खां रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? तो सैयद वंश था। इसे याद रखिएगा, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? तो सैयद वंश ही था। ठीक है। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक अहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? अहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? अहिया बिन अहमद सरहिंदी। किसने संरक्षण दिया था? मुबारक शाह ने। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया। इसमें टोटल 3 ही शासक हुए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संस्थापक बहलोल लोधी था। स्थापना 1451 ईस्वी में, इसका शासनकाल 1489 तक देखा गया। 1451 से लेकर के 1489। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526। इसका कार्यकाल याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोधी के शासनकाल कितना है? 1517 से लेकर के 1526। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इब्राहिम लोधी कब गद्दी पर बैठा था? तो 1517 ईस्वी में। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में टोटल मिला करके सबसे ज़्यादा समय तक शासन बहलोल लोधी ने किया था। कितने वर्ष तक किया था जी? 38 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक? 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि
जब वह अपने सरदारों से साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। फिर से सुनिएगा कि सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों से साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था। तो बहलूल लोदी के बारे में इसने कहा था। अब्दुल्ला की पुस्तक कौन सी है? तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी किसका है? अब्दुल्ला की पुस्तक है। याद कर लीजिए, रट लीजिए। तारीख-ए-दाऊदी किसकी पुस्तक है? अब्दुल्ला की। तारीख-ए-दाऊदी अब्दुल्ला की पुस्तक है जिसमें कहा गया है कि बहलूल लोदी जब सरदारों के साथ मिलता था तो सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है जी। चलिए, कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कर दिया और इसको राजधानी 1506 ईस्वी में बना दिया। अब है आगे, भूमि की माप के लिए इसने किस पैमाने का प्रयोग किया था? भूमि की माप के लिए इसने गज ए सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक सिकंदर लोदी था। वही पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश। ऐसे मोहम्मद गजनवी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे कि मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाना या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाएं जैसे कि मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों के मज़ारों पर जाना या उनकी याद में जुलूस निकालने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया जी। चलिए, नेक्स्ट है सल्तनतकालीन वंश। अब वही एक बार फिर से रिपीट किया गया है। चलिए, कोई नहीं। मामूलक वंश 1206 से 1290, शासनकाल 84 वर्ष तक रहा। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसे ही गुलाम वंश भी कहा जाता है, मामूलक वंश कहा जाता है, इलवरी वंश भी कहा जाता है। खिलजी वंश 1290 से 1320, 30 वर्ष तक ही शासनकाल किया था और संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। तुगलक वंश 1320 से 1414, 94 वर्ष तक, देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, 37 वर्ष तक ही शासन कर पाया। संस्थापक खिज्र खा थे। लोदी वंश 76 वर्ष तक शासन किया था। बहलोल लोदी संस्थापक थे 1451 से लेकर 1526 तक। इसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर रट ही लीजिए, जो भी करना कीजिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का रहा था। कई बार हमने बताया। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना किसके कालकाल में की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी कब से कब तक? 1517 से लेकर 1526 तक। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1 मिनट। खतौली का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खतौली का युद्ध लड़ा गया था 1518 ईस्वी में। किसके द्वारा? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के द्वारा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को ही। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि या युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तारबंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। इंपॉर्टेंट है, दस्तारबंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। दस्तारबंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो। 8 शासनकाल को इन्होंने देखा था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। सिकंदर लोदी तथा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ है। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ है फरहंगे सिकंदरी संबंधित था तो आयुर्वेद शास्त्र से। इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी का संबंध किसे है? आयुर्वेद शास्त्र से है। आयुर्वेद शास्त्र से। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। तो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया। अब विजयनगर साम्राज्य आ गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अभी मेरे पास टाइम है भी, फिर पता नहीं कब वीडियो आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले भी हमने बताया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। किसके समय किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। चलिए
क्वेश्चन पे आते हैं। स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो हो ही चुका। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत बुक्का प्रथम ने भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। हरिहर ने विजयनगर को अपनी मतलब हम्पी को अपने द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में अभी भी विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय थे। हरिहर द्वितीय ने ही बहमनियों से गोवा को छीना था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ किया था। कुली कुतुब शाह। अब यहाँ पे दिया गया देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया, उसी तरह से विजयनगर पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया। जहाँ दिल्ली सल्तनत पर 5, वही विजयनगर पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया, जो है संगम, सालू, तुलु और अराविडो। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। जैसे कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम थे। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह थे। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। अराविडो वंश के संस्थापक तिरुमल थे। संगम वंश का कार्यकाल 1336 से लेकर 1486 रहता है। सालू वंश 1486 से लेकर 1505, तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 और अराविडो वंश 1570 के बाद। ठीक है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपा द्वितीय हुए। सालू वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह हुए। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय हुए। वही अराविडो वंश के अंतिम शासक रंग तृतीय हुए। इसे याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा या फिर राष्ट्रीय तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। ध्यान रखने की बात है कि 1565 में बरार भाग नहीं लिया था। आगे है, विजयनगर साम्राज्य के राजवंश निकोले डी कांटी। विजयनगर साम्राज्य पर पहला आने वाला यूरोपीय कौन था? तो निकोले डी कांटी ही था। देवराय प्रथम के दरबार में आया था और यह कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था और इसने विजयनगर शहर का वर्णन किया है। अब्दुल रजाक या फारस का रहने वाला है। इसके पुस्तक का नाम मतलब ऐसा ही है। देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। विजयनगर सचिवालय का इसने वर्णन किया था। पायस, डोमिगो पायस, यह पुर्तगाली था। कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। विजयनगर शिल्प और व्यापार का इसने वर्णन किया था। बारबोसा, यह भी पुर्तगाली था। कृष्णदेव राय के दरबार में आया था और इसने सती प्रथा के बारे में वर्णन किया था। सीजर फ्रेडरिक यह पुर्तगाली था। सदाशिव राय के दरबार में आया था। इसने विजयनगर का वर्णन किया था। नूनिज, यह पुर्तगाली था। अच्युत देव राय के दरबार में आया था और इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया था। बारबोसा और नूनिज दोनों ने ही सती प्रथा का उल्लेख किया। निकेतन रूस का रहने वाला था। मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था और विजयनगर की असमानता का इसने वर्णन किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसे भी याद कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो तेलुगु का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी और फारसी, ये दोनों का स्वर्ण युग कहलाता है अकबर के काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है आपका जहांगीर के काल को। और वही स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के कार्यकाल को कहते हैं। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वैकेंट द्वितीय था। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वारसमुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम इसका है हेलविड। क्या है? हेलविड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? तो हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्रदान किया था विजयनगर के राजाओं के द्वारा। चलिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बहमनी साम्राज्य के बारे में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसे भी। बरार की स्थापना 1484 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक थे
फतह उल्लाह इमाद शाही, इन्होंने इमाद शाही राजवंश की स्थापना की थी। राजधानी एलिचपुर और गाविलगढ़ एलिचपुर और गाविलगढ़ को बनाया था। 1574 ईस्वी में इसका विलय अहमदनगर में हो गया। तो याद रखिएगा, बरौर के संस्थापक फतह उल्लाह इमाद शाह, स्थापना 1484, राजवंश इमाद शाही, राजधानी एलिचपुर ग्वालियर। नेक्स्ट है बीजापुर, यूसुफ आदिल खां। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल खां, स्थापना 1489, आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। राजधानी किसे बनाया? नौरसपुर को बनाया और यह 1686 को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अहमदनगर के संस्थापक थे मलिक अहमद, 1490 ईस्वी में स्थापना। यह जो था निजाम शाही वंश था। राजधानी बनाया गया था जुन्नर और अहमदनगर। 1637 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। अहमदनगर को 1637 शाहजहां द्वारा, बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा 1686 मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। ठीक है जी। गोलकुंडा के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, 1512 ईस्वी में स्थापना किया गया था। कुतुब शाही वंश की नींव डाली गई थी। राजधानी गोलकुंडा को बनाया गया था और इसे भी 1687 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। विदर अमीर अली वरीद, इसके संस्थापक, 1526 ईस्वी में स्थापना। वरीद शाही वंश, राजधानी विदर, 1618 ईस्वी को बीजापुर में इसे मिला लिया गया। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1686 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो ये रहा जो कि दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य। अब दिल्ली सल्तनत में प्रशासन दिया गया है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।